नमस्कार। आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आपकी क्या सेंस है? सबसे पहले तो जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक की जो रिपोर्ट आई है, सर्वे है, क्योंकि पिछले 3 साल 1000 टन से ज़्यादा उन्होंने हर साल लिया है। माना यह जा रहा है कि आने वाले सालों में भी वो डाइवर्सिफाई करते रहेंगे। डी डॉलराइजेशन एक थीम है, लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के तौर पर हमने काफ़ी स्ट्रांगली आता हुआ देखा है। नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो अनुज जी की जो चांदी की एनालिसिस थी वो बहुत ही बेहतरीन थी और बड़ा आनंद आ रहा था उसको सुनने में। तो बहुत बहुत बधाई अनुज जी को। देखिए, जहां तक अभी की बात चल रही है डी डॉलराइजेशन की, हम ये देख रहे हैं कि जो गोल्ड है एज अ रिजर्व वो नंबर 2 में आ चुका है। मतलब वो धीरे धीरे जो है वो रिप्लेस कर रहा है बाकी एसेट क्लासेस को और नंबर 1 पे आ जाएगा। पर मनीषा जी, क्या होता है, आई एम नॉट अपोजिंग एनीवन, जब बादल ज्यादा छाए हुए होते हैं और आप किसी से पूछोगे बारिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो लोग कहेंगे 80%, 90%, 95%। वहीं अगर बादल ना हो तो लोग कहेंगे बारिश नहीं होगी। तो पिछले 3-4 साल से जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी बढ़ी हुई है, मुझे लगता है कि वो अभी अगर 12 महीने जारी भी रहेगी तो उसका गोल्ड प्राइसेस में बहुत नहीं आने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको जो है फैक्टर इन कर कर चुके हैं। पर क्या गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो हमें 1980 से लेके अभी तक जाना पड़ेगा। और 1980 के प्राइसेस में अगर हम इन्फ्लेशन को कंपाउंड करते हैं तो जो गोल्ड का प्राइस अभी निकल के आता है वो $3780 के आसपास आता है। तो प्रोबेबली इस ईयर में हमको 3780 और $3800 के आसपास जो है वो गोल्ड देखने को मिल जाएगा। करेक्शंस जो है वो हमें हो सकता है 3150-3200 तक भी देखने को मिल जाए किसी पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर। ओवरऑल गोल्ड जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए या फिर मान लीजिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए वो बाय ऑन डिप्स ही है। और मुझे लगता है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास, अगर हम इसको इक्विटी से या किसी और चीज से भी कंपेयर करेंगे, तो इट विल बी इन टॉप 3 फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। मनीषा जी। हम्म। नितिन जी, जहां तक इंडियन बाइंग का हिसाब है, वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चांदी में तो जैसे हमें अनुज बता रहे थे कि ज्वेलरी डिमांड अच्छी है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स थोड़ी सी फ्लैटिश होती हुई यहाँ पर नजर आई है। लेकिन जहां तक सोने की बात है, हमने यहाँ पर काफी सारे ट्रेंड सडनली उभरते हुए देखे हैं। इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, 24 कैरेट की डिमांड भी है, एंड देन सीधा 18-14 कैरेट की डिमांड भी निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए मनीषा जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो डिमांड निकल के सामने आ रही है वो सेमी अर्बन एरियाज से ज्यादा आ रही है। रूरल एरियाज में सिल्वर की डिमांड देखने को मिल रही है और जो सोना 1 लाख रुपए के ऊपर गया है उसकी वजह से भी रूरल एरियाज में थोड़ी सी हम देख रहे हैं स्लो डाउन। और अर्बन एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन एरियाज के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा सेलिंग की तरफ आ रहे हैं, जैसे अनुज जी ने चांदी के लिए भी बोला था। तो वैसे ही गोल्ड में हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखी जा रही है, लेकिन जो सेमी अर्बन एरियाज है और खासकर जिनके घरों में शादियां हैं अगले 4 से 5 महीने में, तो उनके अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट की एक फीलिंग देखने को मिल रही है। और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो ड्राइव कर रहा है सोने की रैली को। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर सोना $3500 जब भी क्रॉस करेगा तो ये जो फोमो रैली है ये इसमें 4 से 5% का कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल प्ले करेगी। पर हाल फिलहाल की अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड स्लो बनी हुई है अर्बन एरियाज के अंदर भी, रूरल एरियाज में। लेकिन सेमी अर्बन की जो डिमांड है वो उसको कंपेंसेट कर रही है। मनीषा जी। हम्म। नितिन जी, जिस तरह की सिटी की रिपोर्ट आई है और जैसे आपने कहा 3150 और 3780 के बीच में ये रेंज इस साल के लिए बन सकती है। सिटी ने नियर टर्म के लिए 3 से 6 महीने के लिए अब कहा है कि शायद 3500 का पीक अब यहाँ बन चुका है। उनका मानना है कि 3300 तक की यहाँ पर प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सोने में अगले साल का ऑफकोर्स अनुमान उन्होंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, लेकिन नियर टर्म का तो किया है। बैंक ऑफ अमेरिका की भी इसी तरह की रिपोर्ट है। आप कहेंगे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अब यहाँ पर सोने में थकते हुए नजर आए हैं? जिस तरह की एक तरफा हमने तेजी यहाँ पर आते हुए देखी है, अब शायद उसकी एक रिपीट परफॉर्मेंस ना देखने को मिले। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की अपकमिंग 12 मंथ्स की बाइंग है वो प्राइसेस में कहीं ना कहीं जो है वो इंटीग्रेट हो चुकी है। तो अगर जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता, अब नया ट्रिगर कहाँ से आएगा? नया ट्रिगर आएगा कि सपोज मान लीजिए डी डॉलराइजेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। जो अभी 58% ग्लोबल ट्रेड्स के अंदर डॉलर का यूज हो रहा है ये कम होकर 50% या 45% केस में क्या होगा कि करेंसीज के ऊपर से कंट्रीज का जो एक ट्रस्ट है वो कम होने लगेगा और करेंसी से हटके फिर वो दूसरे एसेट क्लास को ढूंढेगा। जब दूसरे एसेट क्लास की बात आती है तो वो दो जगह जा सकता है, या तो क्रिप्टो में जा सकता है या गोल्ड में जा सकता है। तो जब क्रिप्टो और गोल्ड के बीच ज्यादा विश्वसनीयता की बात आती है तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक बार गोल्ड को प्रेफर करेंगे। तो जब तक नया ट्रिगर नहीं आ जाता तब तक हो सकता है कि हमें गोल्ड 3150-3100 डॉलर तक देखने को मिल जाए, पर इतने नियर टर्म में मुझे नहीं लगता कि देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल जो नेक्स्ट मंथ की रेंज है वो $3300 के आस लो साइड जो है वो 3300 और 3290 का ही रहेगा। बिकॉज सिल्वर जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड को भी अपनी तरफ खींचेगी। और मुझे लगता है नेक्स्ट 30-35 ट्रेडिंग सेशंस में सिल्वर जो है वो 1,25,000 1,30,000 का लेवल टच कर जाएगी। तो ऐसे में जब
हम सिल्वर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,25,000 या 1,30,000 का लेवल टच करेगी नेक्स्ट 30 ट्रेडिंग सेशंस में। तो गोल्ड में हम इतनी बड़ी गिरावट एक साथ देखने को नहीं मिल सकती है मनीषा जी। इन एनी केस यहाँ पर हायर हाइज तो बनते हुए नजर आ ही रहे हैं और जैसे आपने काफ़ी क्लियरली कहा, अगर हम पिछले 3-4 दिन को ही यहाँ पर देख लें तो काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, लेकिन वो डिमांड हमने अक्रॉस बोर्ड कहीं पर भी बहुत ज़्यादा आते हुए नहीं देखी। चांदी में ऑफकोर्स यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, कच्चा तेल विद इन रेंज यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, इक्विटी मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी बाइंग यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आई, लेकिन सोने में हमने नए हाइज यहाँ पर इवन विद जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनते हुए नहीं देखे। यानी कि काफ़ी हद तक ये जो जियोपॉलिटिक्स है, टैरिफ अनसर्टनिटीज है, ये बेक्ड इन है गोल्ड प्राइसेस में। बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी साथ जुड़ने के लिए, सारे के सारे एनालिसिस यहाँ पर शेयर करने के लिए। अनुज जी